देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बताया। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है इसको डिस्कस किया था कि डिस्टेंस बिटवीन द ये न्यूक्लियस है और ये हमने एटम नाम है एंड दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। एक अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है और ऐसा स्ट्रेट लाइन में आते हुए जैसे ही इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास में आता है तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उसके कारण ये अपने पाथ से डिफलेक्ट हो जाता है। और ये इसका कौन सा पाथ है? ये इसका ओरिजिनल पाथ है जो मैं आपको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। सो दिस इज द ओरिजिनल पाथ एंड दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। ये क्या है? ये स्कैटरिंग एंगल है थीटा, जिसको हम लोग थीटा से लिखेंगे एंड दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। तो इतना डिग्री डिफलेक्ट हो रहा है। अच्छा फिर ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द initial velocity vector, this is the initial velocity vector जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर से लिखते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, फिर हम लोग उसको फॉर्मुलेशन करेंगे कि किस तरह से हम उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है वो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के पास कितना दूर जाकर के रुक जाता है और वापस आ जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो पूरा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टॉपिक देखिए हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, तो उसी को डिस्कस करते हैं। इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी दिखाएंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को। तो डायग्राम ये है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग किससे लिखते हैं? उस चार्ज को हम लोग प्लस जेड ई से लिखेंगे। ओके, तो हम इसको प्लस जेड ई से लिखते हैं। सो हियर this is the nucleus and its atomic number is Z and one proton is having charge E, so the total charge of the nucleus is Ze, and these are the orbits of the atom in which electron is revolving and an alpha particle is moving toward this nucleus। एक अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है और हमें पता है कि ये न्यूक्लियस की तरफ जा नहीं पाएगा और उससे कुछ समय पहले रुक जाएगा। So this is the alpha particle which is comes to rest at a certain distance. Why? Because its kinetic energy will converted into electrostatic potential energy। क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल था, इस अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन थे और अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है तो इसमें 79 प्रोटॉन्स हैं। तो 2 प्रोटॉन इधर आ रहे हैं और 79 प्रोटॉन्स इनको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन फोर्स के कारण ये जो अल्फा पार्टिकल है ये किस में आ जाएगा? इट कम्स टू रेस्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस। और ये रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आने का मतलब है और ये रेस्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि रिपल्शन फोर्स काम करेगा, इसी वजह से ये रेस्ट में आएगा। एनीवेज, अगर ये रेस्ट में आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। और वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और the certain distance at which an alpha particle comes to rest and then return back, retrace its path, that distance from the nucleus of this alpha particle is called distance of closest approach, and this distance of closest approach is written as r naught। इस distance of closest approach को किससे लिखते हैं? r naught से लिखते हैं। ओके, अब इसका फॉर्मुलेशन करना है। फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे? तो आंसर है कि हम लोग इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी that will be converted into electrostatic potential energy, that will be converted into electrostatic potential energy when it comes to rest। और जब ये रेस्ट से फिर दोबारा से क्या होगा? रिपल्शन फोर्स के कारण ये मोशन में आएगा और वापस इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। यही तो कौन सा डिफ्लेक्शन था? यही तो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन था जिसको रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था। 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन यही था। और इसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी है
जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं, सेकंड में पढ़ चुके हैं कि दो चार्जेस के बीच में कितनी एनर्जी होती है। जैसे कि ये पहला चार्ज है, इसको हम Q1 से लिख रहे हैं, ये दूसरा चार्ज है जिसको हम Q2 से लिख रहे हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। सो दिस सिस्टम इज हैविंग सम एनर्जी। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होगी, और वो कितनी एनर्जी होगी, जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों चार्जेस को लॉक करके रखा हुआ है, अगर मैं इनको रिलीज करूंगा तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आपको अब फॉर्मूला अप्लाई करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1। फर्स्ट चार्ज क्या है, फर्स्ट चार्ज है न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze। सो दिस इज द Q1 चार्ज। सेकंड चार्ज किसका है, सेकंड चार्ज अल्फा पार्टिकल का, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2e, क्योंकि उसमें कितने प्रोटॉन्स है, उसमें 2 प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, सो इट्स चार्ज इज 2e एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस। और कितने डिस्टेंस पे है दोनों चार्जेस, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों कितने डिस्टेंस पर है, दोनों डिस्टेंस पर है r0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अरेंज करते हैं ताकि हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, r0 की। अब देखिए r0 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, हाफ mv स्क्वायर को इधर ले आते हैं, r0 को उधर ले जाते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप ऐसा लिख सकते हैं, r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze स्क्वायर, और ये 2 है, सो दिस विल बी 2Ze स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई कर देंगे Ze और 2e को, तो 2Ze स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय हाफ mv स्क्वायर। तो एक तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं इसका, अगर क्वेश्चन में बाई चांस मान लो वेलोसिटी दी होती है अल्फा पार्टिकल की, तो वेलोसिटी और मास को पुट करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी। नहीं तो जनरली आपको इसका जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको हाफ mv स्क्वायर गिवन होगा, मतलब कि आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/4πε0 2Ze स्क्वायर डिवाइड बाय k। k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो हम k डिनोट कर रहे हैं, दैट इज डिनोटिंग द काइनेटिक एनर्जी। ये किसको बता रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। बेसिकली न्यूमेरिकल से आते हैं, फॉर्मूला तो हम याद रख लेंगे, जनरल कैलकुलेशन से फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, नहीं भी याद रहेगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला दोबारा से अरेंज कर लेंगे इसको। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट Giger and Marsden calculated distance of closest approach to the gold nucleus of 7.7 mega electron volt alpha particle. Distance of closest approach to the gold nucleus of 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes to rest. Before it comes to rest and reverses its direction . 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
मतलब कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, उसी पार्टिकल के लिए बात की जाएगी। एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, व्हाट इज इट्स वैल्यू, व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेशन करनी है इसमें। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो पहले गिवन क्वांटिटीज को लिखते हैं, फिर फटाफट इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। एक तो आपको इसमें बता रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्वेश्चन को ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आर नॉट आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा, वो किस में आएगा, वो हम लोग मीटर में लिखना पसंद करेंगे, मीटर में, फर्मी में, फेम्टोमीटर के अंदर, पिकोमीटर में, जिसमें भी लिखना चाहें, लेकिन मीटर में लिखेंगे। तो मीटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जूल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। देखिए पावर कितनी हो जाएगी, 7.7 और 1.6, ये होता है 12.32, एंड द पावर विल बी 10 टू द पावर -13, और ये जूल में आ चुके हैं। लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.2। देखिए आगे के डिजिट्स को हम नहीं लिखेंगे, 1.232 है इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, -12 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और ये 32 को अगर लास्ट में हटा भी दोगे ना, तो इससे कैलकुलेशन पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस विल बी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जो हमने किसमें कैलकुलेट कर ली, जो हमने अप्रोक्सीमेटली जूल में कैलकुलेट कर ली, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, और इस क्वेश्चन में दे रखा है गोल्ड न्यूक्लियस। अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गोल्ड न्यूक्लियस गिवन है, तो इसका मतलब जेड कितना होगा, फॉर गोल्ड न्यूक्लियस जेड इज 79, तो इसकी वैल्यू 79 पुट करनी है आपको क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी r नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड स्क्वायर अपॉन k, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम जानते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 जेड, जेड अभी बताया मैंने आपको गोल्ड न्यूक्लियस है तो 79। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी कैलकुलेट की थी, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। तो हमने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखा है इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -19 का स्क्वायर करोगे, सो दिस विल बी -38, तो यहाँ पे लिखते हैं -38। ओके, इसके बाद में 10 टू द पावर -12 है, अपस्टेयर्स में जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो 12 + 9 दिस विल बी 21, तो ये हो जाएगा 21, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 21, और इसको माइनस करोगे तो पावर कितनी आएगी, -17। तो बाकी नंबर्स लिखते हैं, पावर्स तो हमने सॉल्व कर लिए। सो हियर आई विल राइट द नंबर्स। नंबर्स क्या क्या है, 9 इंटू 2 इंटू 79, और 1.6 का स्क्वायर था, सो दिस विल बी 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 1.2, और टोटल पावर कितनी आ रही है, सारे इनको सॉल्व करके 10 टू द पावर -17। अब पॉइंट्स को भी हटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 आएगा, सो हियर आई विल राइट डिवाइड बाय 100, और ये पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब डिवाइड बाय 10 है, इसको अपस्टेयर्स में लेकर के जाओगे, -1 आ जाएगा, तो पावर कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होगा, 9 इंटू 2 इंटू 79 इंटू 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -18, ये -17 और ये 10 को अपस्टेयर्स में लाएंगे, -1 होगा, सो दिस विल बी -18। अब जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करते हैं। ओके, ये 2 से इसको कैंसिल करते हैं, सो दिस विल बी 6,
ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 को 9 से कैंसिल करते हैं, सो दिस विल बी 3। ओके, अब नंबर्स क्या क्या रह चुके हैं? सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 3 इंटू 79 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अब डिवाइड में तो कुछ है नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 30,336। So distance of closest approach will be 30,336 into 10 to the power minus 18। देखिए, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताई गई थी वो किस में बताई गई थी? वो फर्मी में बताई गई थी। फर्मी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? आप इसको फेम्टोमीटर बोल सकते हैं। और ये जो फेम्टोमीटर और फर्मी होता है, इसका मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। माइनस 15 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। अभी पॉइंट कहाँ है? तो आंसर है पॉइंट अभी यहाँ पर है, और इसके बाद है 0। तो क्या करेंगे? पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, और पावर को क्या कर देंगे? पावर को इंक्रीज कर देंगे 3 डिजिट से। तो अगर मैंने पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट किया 30.336 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर को क्या लिख सकते हैं? ये 30 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 30, और 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर को क्या लिखेंगे हम लोग? पर। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब न्यूक्लियस इससे बड़ा होना चाहिए या न्यूक्लियस इससे छोटा होना चाहिए? तो आंसर है न्यूक्लियस इससे भी छोटा होना चाहिए। ये तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब कि इतनी दूर जाकर के जो अल्फा पार्टिकल है वो वापस आ जाता है। तो न्यूक्लियस को तो एक्चुअल में हिट करता ही नहीं है। न्यूक्लियस को तो एक्चुअल में वो क्या नहीं कर रहा है? हिट करेगा ही नहीं, कर भी नहीं सकता, क्योंकि रिपल्शन फोर्स इतना ज्यादा होगा, उसके साथ कोलाइड करेगा ही नहीं और वापस आ जाएगा। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो इससे भी छोटा होना चाहिए। 30 फर्मी आ रहा है आंसर। न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना कंसिडर किया जाता है? वो 1 फर्मी के आसपास कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली ये साइज तो काफी ज्यादा है, 30 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में न्यूक्लियस को हिट नहीं कर रहा, दूर से ही वापस आ रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। द क्वेश्चन इज 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल, 12.5 mega electron volt alpha particle approaching a nucleus, approaching the gold nucleus। इस क्वेश्चन में भी गोल्ड न्यूक्लियस दिया हुआ है, तो 79 ही लिखना है आपको इसका एटॉमिक नंबर। एंड डिफ्लेक्टेड बाय and deflected by 180 degree, full stop। How close does it approach to the nucleus? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अभी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू नोट डाउन, नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। An alpha particle of energy, an alpha particle of energy 4 mega electron volt is scattered by gold foil, is scattered by gold foil, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है z is equal to 79। कैलकुलेट द मैक्सिमम, कैलकुलेट द मैक्सिमम volume, calculate the maximum volume in which positive charge of the atom
is likely to be concentrated. अब आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड करेंगे तो उसके बेसिस पर आप ये बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज फिर कहां पर कंसंट्रेट है। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये न्यूक्लियस दे रखा है जिसको हम प्लस जेड से लिखेंगे, ये इसका चार्ज है और दिस इज द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है और एक अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है। अल्फा पार्टिकल यहाँ आकर के रुक जाता है तो हमने बोला था कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी। अब आपको ये बताना है कि फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। तो सबसे पहले तो आप आर नॉट ही कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर हम ऐसा माने कि न्यूक्लियस एक परफेक्ट स्फीयर है, न्यूक्लियस एक परफेक्ट स्फीयर है, स्फेरिकल है, तो उस केस में हम इसकी वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। पाई आर क्यूब दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है, तो आपको इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करके फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। फिर हम बात करेंगे उसकी कैलकुलेशंस की कि रदरफोर्ड ने क्या क्या कैलकुलेशंस की थी एटॉमिक मॉडल के बारे में, और फिर आएंगे इसकी ड्रॉबैक्स।